Hey guys, my name is Ajis Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know सर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर 5 चल रहा था। 5 का इंट्रोडक्शन चल रहा था। इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट हो गया, ये रहा इंट्रोडक्शन पार्ट सेकेंड। और चैप्टर 5 में कुल 2 ही इंट्रोडक्शन होंगे। पहला आप लोग देख चुके हैं, दूसरा आप लोग देख रहे हो, ठीक ना। और दोनों इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाने वाला है, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। छोटा सा ही चैप्टर भी तो है ना। तो इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में मैंने बहुत मेजर चीज़ आपको बताया है। अब इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड आया है, तो इनमें भी आपको मेजर चीज़ दिखेंगे ही दिखेंगे, बात फिक्स है। तो ठीक है सर, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था बच्चों कि मैं इंट्रोडक्शन 2 में एक्सियम के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं और पोस्टुलेट्स के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है, हम लोग उसी को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सियम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, 7 एक्सियम्स हैं यूक्लिड के जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। बारी बारी इन सभी एक्सियम को हम लोग समझेंगे, है ठीक। तो सर, पहला एग्जाम क्या बोलता है? पहला एग्जाम बोल रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल्स टू द सेम थिंग्स आर इक्वल्स टू वन अनदर। थिंग्स, ऐसे थिंग्स ए और बी, मान लेते हैं ऐसे दो थिंग्स हैं जो कि सेम चीज़ के बराबर है। ए और बी दो अलग अलग चीज़ है जो कि सेम चीज़ के बराबर है। तो आप ऐसा समझिए कि ए बराबर भी बी होगा। मैंने क्या कहा, एक बार ध्यान से समझो। थिंग्स, इन दोनों का आप थिंग्स समझिए, ठीक है। एक ऐसे चीज़, दो ऐसे चीज़ जो कि सेम चीज़ के बराबर हो, वो आपस में भी बराबर होंगे। बात समझ में आया? हाँ सर, ठीक है। फर्स्ट समझ में आया? ओके ओके। सेकेंड बोल रहा है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल चीज़ में मान लेते हैं ए बराबर बी है। क्या है बच्चों? ए बराबर बी है। अब ए बराबर बी में हम दोनों साइड सेम चीज़ ऐड करते हैं, मतलब इक्वल चीज़ में अगर इक्वल ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी इक्वल ही होगा। फॉर सपोज दैट, देखिए यहाँ पे अगर ए बराबर बी है, हम ए में 2 जोड़ दिए और इधर बी में भी 2 जोड़ दिए, तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अगर मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लूँ तो सर कैसे लूँगा, देखो। ठीक है, अगर 2 बराबर 2 है, दिख रहा है? हाँ सर, ये दोनों चीज़ है। मान लेते हैं ए का वैल्यू भी 2 है और बी का वैल्यू भी 2 है। अब सेम चीज़ है, 2 बराबर 2 सेम चीज़ है। अब इसमें मैं सेम चीज़ ऐड करने वाला हूँ। तो ठीक है सर, हम दोनों साइड हम लोग क्या करने वाले हैं? आपको 3 ऐड करने वाले हैं। सेम चीज़, ये भी देखो सेम चीज़ है। मतलब सेम चीज़ में अगर सेम चीज़ ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो भी देखो आपस में बराबर है, मतलब 5 बराबर 5। बात तो समझ में आ रही है? बहुत ईजी सा चीज़ है भाई साहब, ये पहले के समय में बताया गया था। बहुत ईजी सा चीज़ है, आपको समझना है बस, ठीक है। ये रफ पार्ट है, मैं इसको रफ कर दूँगा, मेन आपको ये समझना है। तो सर ये भी समझ गया। सर थर्ड पार्ट बोल रहा है, थर्ड एक्सियम बोल रहा है, इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर आर इक्वल। अगर हम इक्वल चीज़ में से इक्वल चीज़ निकाल देते हैं तो वो जो निकल के आएगा वो भी हमारा इक्वल ही होगा। सर क्या कहा आपने, समझ में ना है तो एक सेकंड आप एग्जांपल देख लें। मैंने कहा अगर इक्वल चीज़, मतलब कि मान लेते हैं ए बराबर बी है। अब ए बराबर बी में से मैंने कुछ चीज़ आपको सेम चीज़ माइनस कर दिया, मतलब कि ए में से भी 2 माइनस कर दिया और यहाँ पे बी में से भी मैं आपको 2 माइनस कर दिया। तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कि मैंने क्या किया यहाँ पे कि सेम चीज़ में अगर मैं सेम चीज़ घटा दूं तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी आपको सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल ले लें हम, तो मान लेते हैं 4 बराबर 4 है, मतलब कि ए की वैल्यू भी 4 है और बी की वैल्यू भी 4 है, मतलब ये 4 बराबर 4 आपस में बराबर है। ये दो ऐसे चीज़ है जो आपस में बराबर है। अब इनमें से मैं सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो ठीक है सर, 4 - 2 करेंगे और इस साइड भी हम लोग -2 ही करेंगे। अब देखो कि मैंने दोनों साइड क्या किया है, सेम नंबर से आपको सब्ट्रैक्ट किया है, 4 - 2, और यहाँ भी है आपको 4 - 2, दिख रहा है? हाँ। तो जो निकल के आएगा, जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो भी आपस में बराबर होगा। तो देख रहे हैं आप, 2 बराबर 2 आ गया। हाँ सर ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके। थर्ड एक्सियम समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, टेंशन की कोई बात ना जी सर, ठीक। फोर्थ की बात कर लें तो लिखा हुआ है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल्स टू वन अनदर। इसमें बस एक लाइन, आप एक लाइन क्या, एक वर्ड समझ जाओ तो आप पूरा ये मीनिंग समझ जाओगे। कोइंसाइड का मतलब क्या है पहले मैं आपको बता दूं। कोइंसाइड का मतलब दो ऐसे चीज जो कि एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लें। जैसा कि मेरा हाथ भी हो सकता है, एक सेकंड रुक जाओ। मेरा हाथ आपको दिख रहा है? ये हाथ और ये हाथ, ये दो एक ऐसे चीज हैं जो कि एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लिया है। तो ये क्या हो गया? एक के ऊपर कोइंसाइड है, और कोइंसाइड का मतलब होता है ऐसे रखिए जो कि एक दूसरे को ढक ले, ठीक है। कुछ और एग्जांपल मैं आपको दूं तो, ये कॉपी दिख रहा है आपको, ये दो कॉपी दिख रहे हैं, दो हैं, ये दो कॉपी दिख रहे हैं। अगर मैं इसको एक के ऊपर एक रख दूं, मतलब मैं इसको कोइंसाइड कर दूं, कोइंसाइड करने के बाद अगर ये एक दूसरे को प्रॉपरली एक दूसरे को ढक लेता है तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों चीज़ भी इक्वल होगा। अगर कोई चीज़ कोइंसाइड है तो समझ लो वो एक दूसरे के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है?
तो ये देखो सेम कॉपी है, एक दूसरे के इक्वल है लेंथ में भी और ब्रेथ में भी। तो अगर ये एक दूसरे के कोइंसाइड है और एक दूसरे को ढक रहे हैं तो समझ जाएंगे ये दोनों भी कॉपी आपस में लेंथ ब्रेथ वाइज इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? यही हमारा कार्य है फोर्थ पोस्टुलेट, यही हम बातें करी, ठीक है। तो समझे फोर्थ पोस्टुलेट भी समझे कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे कि मैंने कॉपी का एग्जांपल लिया था, अब हम लाइन का एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब कि लाइन, ये एक लाइन सेगमेंट मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का है, ये भी एक लाइन सेगमेंट जो कि 5 सेंटीमीटर का है। अगर मैं इसको इसके ऊपर डाल दूँ, कोइंसाइड करवा दूँ, तो समझ जाएंगे कि ये दोनों का अगर कोई दो चीज़ कोइंसाइड है तो समझो वो दोनों लेंथ वाइज अब ब्रेथ वाइज भी इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लेंथ ही है तो लेंथ बराबर होंगे, ठीक है। तो आपको ये जो हमारा फोर्थ एक्सियम है वो समझ में आता है? हाँ जी सर समझ में आता है। अब फिफ्थ की बात कर लेते हैं हम लोग। किसकी बात कर लेते हैं? फिफ्थ की बात। द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट। एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, टेस्टी सा एग्जाम्पल। सर टेस्टी सा एग्जाम्पल क्या होता है? देख लीजिए टेस्टी सा एग्जाम्पल क्या होता है। आप सब लोग बताओगे कि मैं किस चीज़ का फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ? हाँ जी भैया सही चीज़ें बताओगे मैं किस चीज़ का फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या आपको ये देख के क्या याद आ रहा है? अरे सर ये तो पिज़्ज़ा है। गेस कर पाए कि नहीं? हाँ पिज़्ज़ा बनाया मैंने। हाँ सर ठीक है। तो जैसा कि हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट्स बोल रहा है, सॉरी फिफ्थ एक्सियम बोल रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब कि ये पूरा का पूरा होल हो गया। क्या हो गया? हमारा होल हो गया, ये पूरा का पूरा है। और मैंने इसमें से ये पार्ट निकाल लिया, मैंने इसमें से ये पार्ट भैया निकाल लिया। कौन सा पार्ट निकाल लिया? मैंने ये पार्ट को भैया इसमें से निकाल लिया, तो ये उसका पार्ट हो गया। मतलब अगर मैं पूरे चीज़ में से कोई एक भाग निकाल लूँ, उसी को तो बोलते हैं पार्ट। ये हमारा होल चीज़ हो गया, ये हमारा उसी का पार्ट हो गया। तो ये हमारा फिफ्थ एक्सियम बोल रहा है कि द होल इज अ ग्रेटर देन द पार्ट, कि जो होल होता है ना हमेशा बड़ा होगा उसके पार्ट से। तो आप देख के समझ सकते हो कि जो होल है पूरा का पूरा चीज़ ये अपने पार्ट से हमेशा ही बड़ा होगा। आखिर मैं पार्ट ऐसा लूँ, चाहे मैं पार्ट ऐसा भी ले सकता हूँ। मान लो मैंने इतना पूरा पिज़्ज़ा ले लिया और ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, तो समझो अभी भी जो होल है बड़ा है इस पार्ट से। यही समझाने की कोशिश कर रहा है हमारा फिफ्थ एक्सियम। बातें समझ में आ रही है? हाँ सर बातें समझ में आ रही है, वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा बात ठीक। ओके सर ओके ओके ओके। अब सिक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। सिक्स में है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसे दो चीज़ जो कि आपस में बराबर हैं, अगर हम उसका दो गुना कर दें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी आपस में बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सपोज दैट मैंने एग्जाम्पल लिया कि मान लेते हैं ए बराबर बी है। मैंने कहा दो ऐसे चीज़ जो आपस में बराबर हैं, तो ए बराबर बी है। हाँ सर, मैंने उसका डबल कर दिया, मैंने उसका क्या किया? डबल कर दिया भैया, मैंने उसका डबल कर दिया। तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी आपस में बराबर होगा। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लूँगा और फिर आपको समझाऊंगा। फॉर सपोज दैट मान लेते हैं 40 डिग्री बराबर 40 डिग्री, मतलब कि एंगल ए था, मान लेते हैं एंगल ए का मान 40 है, बी का मान 40, मतलब समझो दो ऐसे चीज़ है जो कि आपस में बराबर हैं। अगर मैं इन दोनों का दोगुना कर दूं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी आपस में बराबर होगा। कैसे सर? तो मैं इसका दोगुना करने जा रहा हूँ भैया, मैं इसका दोगुना करने जा रहा हूँ। तो 80 डिग्री बराबर 80 डिग्री, तो देखो जो रिजल्टेंट निकल के आया वो भी आपस में बराबर हो गया, 80 आ गया। आई थिंक बातें समझ में आ रही है? ओके। तो सर आपको सिक्स एक्सियम भी समझ में आ गया होगा। ओके हाँ सर ठीक है, सिक्स भी समझ में आ गया। अब आखिरी का एक्सियम जो है हमारा प्यारा सा छोटा सा, सर छोटा, अरे समझ लो छोटा ही है, कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल्स टू वन अनदर। थिंग्स जो कि आपस में बराबर हैं, अगर हम उनका आधा कर दें, हाफ कर दें, तो वो भी जो रिजल्ट निकल जाएगा वो भी आपस में बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बराबर बी है बच्चों, अगर ए बराबर बी है, अब बोल रहा है ऐसी चीज़ जो कि आपस में बराबर है, तो ए बराबर बी हमने लिया। अगर उनका हाफ कर दिया जाए, हाफ मतलब होता है बटे टू कर दो भैया, बटे टू कर दो, तो जो रिजल्ट निकल गएगा वो भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 40 डिग्री बराबर 40 डिग्री है, 40 डिग्री बराबर 40 डिग्री है। दो ऐसे चीज़ हैं जो कि आपस में बराबर हैं। अब क्योंकि एग्जाम हमें कह रहा है कि अगर इनका हाफ कर देंगे तो वो भी आपस में बराबर होगा जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। इनका हाफ ही हम लोग कर देते हैं, हाफ मतलब बटे टू कर देना होता है, समझे। तो काटेंगे तो 20 आएगा, 2 से 40 को काटेंगे तो 20 आएगा, यहाँ भी 2 40 में 20 आएगा, 20 डिग्री बराबर 20 डिग्री। तो देख लो आप कि मैंने दो चीज़ लिया था जो कि आपस में बराबर हो, मतलब 40 डिग्री, मैंने उनका हाफ कर दिया, तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो भी आपस में बराबर है। तो आपको ये सातु का सातु एक्सियम समझ में आया कि नहीं? आप हाँ या ना में जवाब दो। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए हाँ और ना से, मतलब ना तो कभी आएगा, ज़्यादातर मुझे पता है हाँ आए, ठीक है। तो ठीक है, ओके सर हमने एक्सियम समझा, अच्छे से समझा। अब सर ये बताइए इस एक्सियम का काम क्या है? इस एक्सियम का काम क्या है, हमें कैसे काम देगा ये एग्जाम में? तो बच्चे इसके ऊपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं।
आपको कोई सवाल दे देगा, उसमें ये आपको पूछ लेगा कि एक्सियम है, पोस्टुलेट्स हैं, डिफिनेशंस हैं, क्या हैं, और उन पे कुछ सवाल ऐसे भी बनते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं, एक दो स्टेप में सॉल्व हो जाता है। जब मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करवाऊंगा तो वहाँ पे सारा चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग एक्सियम समझ चुके हैं और इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करेंगे थोड़ी देर में, पर इससे पहले पोस्टुलेट्स हैं जो कि यूक्लिड के द्वारा दिए गए हैं, 5 पोस्टुलेट्स हैं, उन पाँचों को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, आप लोगों ने थोड़ा लिख लिया होगा और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्टुलेट्स के बारे में। तो यूक्लिड के दिए गए कुल 5 पोस्टुलेट्स हैं जो कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ने हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो लाइन बाय लाइन हम पांचों को डिस्कशन करने वाले होंगे। हाँ सर, ठीक है। तो सर फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इसमें बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और इसका एक एक्सियम भी है जो कि इस बुक में दिया गया है कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो, अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो तो उससे एक ही लाइन पास हो सकता है, उससे एक ही लाइन पास हो सकता है, दूसरा लाइन पास नहीं हो सकता। अगर आप चाहो भी तो एक लाइन पास करोगे तो वहाँ से निकलेगा, एक लाइन से तो निकलेगा पर इससे नहीं निकल पाएगा, ठीक ना। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन बन सकता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यही इस पोस्टुलेट्स का मतलब है। ओके, हाँ सर, ठीक है। सेकेंड बोलता है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली। मतलब कि एक टर्मिनेटेड लाइन जो होता है, टर्मिनेटेड लाइन पहले के समय में लाइन सेगमेंट को टर्मिनेटेड लाइन कहा जाता था। आज के समय में आपको पता है सर लाइन सेगमेंट क्या होता है, आपको पता है? आप लोग बोलोगे हाँ सर, ऐसा लाइन जिसके दोनों साइड में एंड पॉइंट होते हैं इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लेकिन पहले इसको लाइन सेगमेंट नहीं कहा जाता था, पहले उसको बोला जाता था टर्मिनेटेड लाइन। लाइन सेगमेंट को पहले बोला जाता था टर्मिनेटेड लाइन, लेकिन आप तो आज आप लोग को पता है कि उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं, है ना। तो बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट्स को प्रोड्यूस किया जाता है इनडिफिनाइटली, मतलब कि अगर एक टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों साइड बढ़ाएं, हम दोनों साइड बढ़ाएं तो क्या बन जाएगा, वो एक लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लाइन बन जाएगा। और आपको पता है लाइन हमेशा बढ़ता रहता है इन्फिनाइटली। ओके, हाँ सर। अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर विथ एनी रेडियस। एक सर्किल को आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर, कोई भी सेंटर मान के और कितना भी रेडियस को लेके। मतलब कि अगर हम कहीं भी कोई चीज ये स्पेस में कहीं भी कोई सेंटर मान लें और कोई रेडियस ले लें, उससे एक सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? कहीं भी, अब यहाँ मान लिया हम लोग सेंटर और अपना रेडियस इतना ले लिए तो यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। बातें समझ में आ रही है? हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी सेंटर लेके विथ एनी रेडियस, कितना भी रेडियस हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, एनी रेडियस वी कैन टेक इट। ओके, तो आपको सर थर्ड भी समझ में आ गया होगा। फोर्थ बोल रहा है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल्स टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल का सीधा सा मतलब होता है 90 डिग्री, वो आपस में बराबर होंगे। मतलब कि सर बताओ, आपको पता है कि आपको जो राइट एंगल से वैसे फॉर्म होते हैं, ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री ऐसे बने चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, रहेगा तो 90 डिग्री ही। तो जितने भी राइट एंगल्स है वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। ओके सर। फिफ्थ पॉस्टुलेट, फिफ्थ में लिखा हुआ फिफ्थ पॉस्टुलेट। अरे सर क्या लिख दिया आपने? अरे फिफ्थ जो पॉस्टुलेट है हमारा बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए इसमें अटता भी नहीं हो, इसमें आता भी नहीं, आता तो इतना दूर में आता तो उतना कौन लिखेगा। लेकिन मैं आपको मतलब समझा देता हूँ कि फिफ्थ पॉस्टुलेट्स क्या बोलना चाह रहा है। अपने सामने एनसीईआरटी बुक खोल लो और वहाँ से उसको लिख लो नोट्स में, और मैं उसका जो मतलब समझाऊंगा वो भी आप लोग लिख लोगे, है ना। तो फिफ्थ पॉस्टुलेट समझते हैं। फिफ्थ पॉस्टुलेट्स में बोल रहा है अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं ये दो कोई स्ट्रेट लाइन है। थोड़ा सा अच्छा से बनाता हूँ मैं। हम्म, ये दो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं। अगर इनके ऊपर में एक स्ट्रेट लाइन फॉल करता है, अगर इनके ऊपर में एक स्ट्रेट लाइन फॉल करता है तो इंटीरियर में जो एंगल बनते हैं, इंटीरियर में एंगल बनने का मतलब होता है ट्रांसवर्सल के एक साइड में देखो, ये ट्रांसवर्सल हुआ हमारा, ट्रांसवर्सल के एक साइड में देखो। अब सर ट्रांसवर्सल क्या होते हैं बताइए, इसलिए मैंने क्या किया, पहले फिफ्थ चैप्टर 5 से पहले चैप्टर 6 का वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। जब मैंने चैप्टर 5 का वीडियो से पहले चैप्टर 6 का वीडियो मैंने अपलोड किया है, इसीलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में दिक्कत ना हो बच्चों को। और इस चैप्टर में काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि उस चैप्टर्स में से आपसे थोड़े थोड़े रिलेट करते हैं। तो मेरी मानो तो आप लोग पहले चैप्टर 6 पढ़ें, देन चैप्टर 5 को देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है आपको। मैं ऐसा कहना है मेरा, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि अगर 6 नहीं पढ़ोगे तो 5 समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। 6 पढ़ लोगे तो 5 अच्छा से समझ में आएगा, और खास करके ये फिफ्थ जो पोस्टुलेट्स है ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखो।
अगर दो लाइन को एक लाइन फॉल करता है, अगर दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर में एक स्ट्रेट लाइन फॉल करता है, तो अंदर में जो बनने वाला एंगल है, इंटीरियर में जो बनने वाला एंगल है ट्रांसवर्सल के एक साइड में, ये जो एंगल फॉल कर रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जब दो स्ट्रेट लाइन को एक लाइन काटता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो अंदर में जो ये इंटीरियर एंगल जो फॉर्म हो रहा है, अगर इनका सम करें, मान लेते हैं एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। अभी इस लाइन के एक साइड में ही देख लेते हैं, फिर दूसरे साइड की बात कर लेंगे। ओके, अगर दो स्ट्रेट लाइन को उस पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करता है, गिरता है, तो अंदर में बनने वाले एंगल का जो सम है, एंगल 1 जो एंगल 2, अगर वो दो राइट एंगल से छोटा है, दो राइट एंगल कितना होता है, एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री, तो दो राइट एंगल कितना होगा 180 डिग्री, 90 गुने 2 180। हाँ सर, अगर जो एक साइड में इंटीरियर में एंगल में बनने वाला जो सम है उनका, अगर वो छोटा है 180 डिग्री से, या मैं कहूँ दो राइट एंगल से, तो क्या होगा कि ये जो लाइन है मैं उसको एक्सटेंड करूँ इन्फिनाइटली, तो वो क्या होगा, एक साइड पे जाके आपको मीट करेगा। जैसे कि ये देख लो, इनका अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 करते हैं और इनका सम जो आता है वो छोटा होता है 180 डिग्री से, तो ये जो लाइन मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा इन्फिनाइट तक, जहाँ तक मेरा मन वहाँ तक बढ़ाऊंगा, तो फिक्स है एक पॉइंट ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो कि ये जो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इसको आगे बढ़ा है और यहीं पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये बात हमेशा कान में डाल लो कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है, तो अंदर में बनने वाले जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जोड़ दो राइट एंगल मतलब कि 180 डिग्री से कम आता है, तो वो आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, ये बोलता है हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही है। और ठीक है सर, और ये चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एक और डिफिनेशन से आपको लिखना है तो लिख लीजिए। थ्योरम्स के बारे में है कि सर थ्योरम्स क्या होता है, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम। ओके, लिखना है तो लिख सकते हो कॉपी पे। और ये मैं चैप्टर को अधिक नहीं खींचूंगा और ये चैप्टर यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ इसमें बताने वाले सारे कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, और आए हैं तो आपको क्या करना है आपको पता है, रिवाइज करना है, घर पर जाके बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ओके, हाँ सर हमें पता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज को समझ रहे होंगे। तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।